हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल सच मंत्रा में। मैं हूँ ये सिंह। दोस्तों हम पढ़े थे फिजिक्स में ऊष्मागति का चैप्टर, उसका नेक्स्ट टॉपिक के हिसाब से मैं उपस्थित हूँ। देखिए पहला पॉइंट है दोस्तों, इसमें ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा है। आंतरिक ऊर्जा दोस्तों ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक गतिज ऊर्जा, आंतरिक स्थितिज ऊर्जा। आंतरिक गतिज ऊर्जा के बारे में बता दूं दोस्तों, तो आंतरिक गतिज ऊर्जा दोस्तों ऊष्मागतिक निकाय के बीच में जो ऊष्मागतिक अणु होते हैं वो आपस में गतिमान रहते हैं, उनके कारण होती है, जिसको U K से रिप्रेजेंट किया जाता है। तथा आंतरिक स्थितिज ऊर्जा दोस्तों उनके जो अणु होते हैं उनके मध्य में एक अंतरा अणुक बल कार्य करता है, उसके कारण होती है, जिसको हम U P के नाम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल आंतरिक ऊर्जा जो होगी, कुल आंतरिक ऊर्जा बराबर यहां से निकल के आती है दोस्तों, U बराबर UK प्लस UP। कुल आंतरिक ऊर्जा हमारी निकल के आती है U बराबर UK प्लस UP दोस्तों। अगला पॉइंट आता है दोस्तों ऊष्मागतिक का प्रथम नियम। ऊष्मागतिक का प्रथम नियम, तो दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी निकाय को दी गई कुल ऊष्मा उस निकाय पर किए गए बाह्य कार्य, उस निकाय द्वारा किए गए बाह्य कार्य तथा उसमें उपस्थित कुल आंतरिक ऊर्जा के योग के बराबर होता है दोस्तों। यदि उसका दी गई कुल ऊष्मा dQ हो तो dQ बराबर dU प्लस W दोस्तों। W को दोस्तों हम dW भी लिख सकते हैं, और जहाँ पे दोस्तों ये उस निकाय द्वारा किया गया बाह्य कार्य है और ये उसमें उपस्थित कुल आंतरिक ऊर्जा पहले से ही थी, तो ये हमारी दी गई ऊष्मा है। ये ऊष्मागति के प्रथम नियम के आधार पर फॉर्मूला आता है दोस्तों, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है दोस्तों, उसका आधार पर ये आता है। अगला पॉइंट है दोस्तों मेयर का फॉर्मूला। मेयर ने एक फॉर्मूला दिया, मेयर नाम के वैज्ञानिक ने। तो वो फॉर्मूला क्या था कि स्थिर दाब व स्थिर आयतन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट दोस्तों हमारे इसमें आता है ऊष्मा है, ऊष्मा मान लीजिए। तो किसी स्थिर दाब व यदि स्थिर दाब और स्थिर आयतन की मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्रमशः Cp व Cv हो तो एक फॉर्मूला बताया मेयर नाम के वैज्ञानिक ने, तो वो क्या है कि Cp माइनस Cv बराबर R, जहाँ हमारा R क्या है दोस्तों, एक नियतांक है। क्या है दोस्तों, नियतांक है। इसे मेयर का सूत्र क्या भी कहते हैं दोस्तों, ये वाला जो हमारा फॉर्मूला है ये मेयर का सूत्र भी कहते हैं, मेयर का सूत्र भी कह सकते हैं, और फॉर्मूला वगैरह कुछ भी कह सकते हैं आपको इसको। अगला पॉइंट है दोस्तों ऊष्मागतिकी का सेकंड नियम। ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम क्या कहता है दोस्तों, उसके बारे में जानते हैं। देखिए आइए, ऊष्मागतिकी के सेकंड नियम के अनुसार किसी भी प्रकार की ऊष्मा हो तो ऊष्मा का पूर्णतः यांत्रिक ऊर्जा में चेंज संभव नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा में ट्रांसफरेंट संभव नहीं है दोस्तों। इसके आधार पर दोस्तों दो वैज्ञानिक और आए, उन्होंने भी अपना मत दिया इसी के आधार पर। तो पहले वैज्ञानिक हैं केल्विन प्लैंक, जो पहले वैज्ञानिक ने कथन दिया था उसको कहते हैं केल्विन प्लैंक कथन दोस्तों, केल्विन प्लैंक कथन। तो दोस्तों उन्होंने क्या कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंजन, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा मशीन नहीं है जो ऊष्मा को पूर्णतः उसके कार्य में रिप्रेजेंट कर देगा। जो ऊष्मा है इसको, जो हमारा ये ऊष्मा है इसको पूरी तरह से कार्य में बदल दे, ट्रांसपेरेंट कर दे दोस्तों। तो इसके आधार पर जो दोस्तों ये केल्विन प्लैंक कथन है, इसके आधार पर ऊष्मा इंजन बनाए जाते हैं। क्या बनाए गए हैं, ऊष्मा इंजन दोस्तों। और ऊष्मा इंजन की दक्षता होती है ईटा बराबर ओमेगा अपॉन dQ। ओमेगा अपॉन प्रारंभिक विभव Q जो होता है उसको कह सकते हैं हम, यहाँ पे Q1 कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर Q का मान निकल के आता है दोस्तों Q1 माइनस Q2 अपॉन Q। ये ऊष्मा इंजन की क्या है दोस्तों,
दक्षता है, कार्य करने की दक्षता है। सेकंड लॉ जो आया दोस्तों हमारा वो था क्लासियस का कथन। उन्होंने क्या कहा दोस्तों, किसी बाह्य बल या बाह्य कार्य के द्वारा वह बिना कोई बाह्य शक्ति मतलब बाहर से कोई ना किसी चीज़ उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने क्या कहा कि बिना बाह्य बल के, बिना बाह्य कार्य किए हम किसी सिंक वस्तु से तापमान लेकर, ऊष्मा लेकर किसी तप्त वस्तु को ऊष्मा हस्तांतरण नहीं कर सकते। अब सरल भाषा में कहूँ तो बिना किसी बाह्य कार्य के, बिना कोई बाहरी कार्य किए दोस्तों, हम किसी शीतल वस्तु, ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को नहीं दे सकते। अगर हमको ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर गर्म वस्तु को देनी है तो हमें कोई बाह्य कार्य की आवश्यकता होगी। ये था दोस्तों हमारा क्लासियस का सिद्धांत। इसके अलावा दोस्तों प्रशीतक अर्थात रेफ्रिजरेटर कार्य करता है। वो क्या कहता है दोस्तों रेफ्रिजरेटर में, तो रेफ्रिजरेटर क्या है, उसकी जो क्या कहते हैं दक्षता होती है, प्रशीतक का कार्यशैली गुणांक, उसको हम बीटा के रूप में कहते हैं। ये प्रशीतक का कार्यशैली गुणांक है दोस्तों, कार्यशैली गुणांक जिसको मैंने बीटा से रिप्रेजेंट किया, इसके हिसाब से Q1/W। ये दोस्तों सेम टू सेम उल्टा हो जाता है, फॉर्मूला लगाया जाता है। तो W1/W1 माइनस W2 इक्वल टू T1 माइनस T2। दोस्तों ये टेम्परेचर है आ गया, यहाँ पे उसमें यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, मतलब वही बात कहते हैं क्योंकि हम उसको टेम्परेचर मान सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, ये प्रशीतक के लिए है दोस्तों, और ये ऊष्मा इंजन के लिए है, ऊष्मा इंजन दोस्तों, ठीक है। सेकंड वाला प्रशीतक के लिए, रेफ्रिजरेटर के लिए है। अगली चीज़ दोस्तों आती है, आपने पहले पढ़ा होगा कि ऊष्मा का स्थानांतरण क्या होता है। ऊष्मा का स्थानांतरण दोस्तों किसी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है तो इसको ऊष्मा स्थानांतरण कहते हैं। ये 3 विधिदार होता है, चालन, संवहन और विकिरण। इन सब के बारे में आप पढ़ ही चुके हैं दोस्तों। लेकिन किसी क्षण में ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, तो वो फॉर्मूला होता है Q बराबर, क्षण में चालन के रूप में फॉर्मूला होता है Q बराबर माइनस K अपॉन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T इंटू T। Q बराबर माइनस KA डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा T, डेल्टा X लिखिए ज़्यादा बेटर होगा, इंटू T। ये दोस्तों क्षण में चालन है, क्षण में चालन। ये हमारी ऊष्मा है दोस्तों, ये क्षेत्र वाले किसी क्षण में चालन कर रहा है T सेकंड में, और इसकी वेग प्रवणता है, वेग प्रवणता दोस्तों, ठीक है। और के इसमें हमारा नियतांक आता है, मतलब कहते क्या है कि उसमें ऊष्मा इन सब के अनुक्रमानुपाती होती है। जब अनुक्रमानुपाती का नियतांक हटाते हैं तो हमारा के नियतांक आता है, सॉरी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हमारा के नियतांक आता है, जिसका मान दोस्तों हमारा होता है के का, इसमें के का मान उसमें नहीं, लेकिन के का मात्रक होता है किलो कैलोरी मीटर सेकेंड अपॉन सेल्सियस का, क्योंकि जब ये हो जाता है तो किलो कैलोरी इसका मात्रक इंटू मीटर किलो कैलोरी अपॉन, ये आज दोस्तों क्षेत्रफल है, इसका मात्रक 1 मीटर स्क्वायर, ये लंबाई है, इसका मात्रक 1 मीटर, 1 मीटर कट जाएगा तो यहाँ पे हमारा मात्रक आएगा के का मात्रक बराबर किलो कैलोरी अपॉन मीटर इंटू दोस्तों डेल्टा थीटा है दोस्तों, इसको टेम्परेचर कह सकते हैं दोस्तों, और ये T हमारा वो सेकंड है, तो टेम्परेचर का मतलब डिग्री सेल्सियस और T का सेकंड, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम रफ कर देते हैं अब। अगला पॉइंट बात है दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा किरचॉफ का विकिरण नियम।
किरचॉफ का विकिरण नियम। दोस्तों इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की अवशोषण क्षमता व अवशोषण उत्सर्जन क्षमता का अनुपात नियत रहता है दोस्तों। अर्थात अवशोषण क्षमता व अवशोषण क्षमता का अनुपात जब नियत रहेगा तो मान लिया EY1/AY1 1 = EY/AY2 EY/AYN। ठीक है दोस्तों, तो एक सिंपल भाषा में कहें तो हम इक्वल टू आता है ये EY। अब आप कहेंगे दोस्तों कैपिटल AY क्यों नहीं लिखा हमने, हम लिख देते हैं, चलो कैपिटल AY भी लिख देते हैं। इक्वल टू टोटल मिला के आता है EY, क्योंकि किसी कृष्णिका की AY अर्थात इसकी अवशोषण क्षमता उसकी 1 होती है, तरंगदैर्घ्य 1 होने के कारण। अगला पॉइंट आता है दोस्तों स्टीफन का नियम। स्टीफन ने क्या कहा, किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल से प्रति सेकंड विकिरित होने वाली ऊर्जा उसमें जो तापांतर होता है उसकी चतुर्थांश के अनुक्रमानुपाती होता है। स्टीफन का नियम, इसके अनुसार E प्रपोजनल T⁴ इक्वल टू, ये परमताप है, हमने T मानते हैं दोस्तों, तो E इक्वल टू हमारा आता है सिग्मा T⁴, जहाँ पर हमारा ये है स्टीफन नियतांक कहलाता है। जो सिग्मा है वो हमारा स्टीफन नियतांक कहलाता है दोस्तों। स्टीफन नियतांक कहलाता है और वैसे तो सब इसमें ही है। वैसे इसका मान दोस्तों आपके लिए बता दूं 5.67 × 10⁻⁸ वाट/मीटर² × केल्विन/4 होता है। 5.67 × 10⁻⁸ वाट/मीटर² × केल्विन/4 होता है। किसका मान, स्टीफन का मान, स्टीफन नियतांक का मान दोस्तों। ठीक है, अगला पॉइंट आता है दोस्तों हमारा न्यूटन का शीतलन नियम। कोई वस्तु है दोस्तों जिसका तापमान T है और वो वातावरण के ताप T मान T0 से कुछ ज़्यादा ही, थोड़ा सा ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें जो तापांतर होता है, जो उसके मतलब किसी उस वस्तु को T1 से T2 तापमान तक चेंज करने में जो अनुक्रमानुपाती होगा वो उसका तापांतर के अनुक्रमानुपाती होगा। एक बार फिर से बोलता हूँ दोस्तों, तो यदि किसी वस्तु का ताप T वातावरण के ताप T0 से थोड़ा ही अधिक है तो वस्तु के ठंडे होने या शीतल होने की दर -dT/dt उनके तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। न्यूटन का शीतलन नियम दोस्तों, ठंडे होने की दर कह रहा है नियम, शीतलन नियम ठंडे होने की दर कह रहा है। अच्छा, -dT अपॉन समय के सापेक्ष हो रहा है इक्वल टू -dT/dt इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, ठंडे होने की दर किसके सापेक्ष है, उसके तापांतर के कारण, इसीलिए -dθ/ddt इक्वल टू dθ डेल्टा थीटा। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों तो हमारे करके आता है θ1 - θ2/T। ठीक है दोस्तों, कोई dθ/d2 ऐसे आएगा। और अगला आता है θ1 + θ2। एक बार आपको समझाता हूँ दोस्तों, पहले इसको पूरा लिख लूँ θ0। दोस्तों यहाँ पे हम θ1 से θ2 तक किसी तापमान को चेंज कर रहे हैं और θ0 हमारा कमरे का अर्थात या वातावरण कह सकते हैं उसका टेम्परेचर है। दोस्तों हम गैस के नियम के बारे में पढ़ते हैं। हमने ठोस और द्रव के बारे में तो पढ़ लिया, तो गैस के नियम के बारे में
तो दोस्तों गैस में गैस वाले में पहला नियम हमारा आता है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन, निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के बीच का समानुपाती होता है, अर्थात B प्रोपोर्शनल 1/P, या फिर B1P1 इक्वल टू B2P2। ठीक है दोस्तों। अगला आता है दोस्तों चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम दोस्तों, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का निश्चित मात्रा का आयतन उस गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, B प्रोपोर्शनल T। तो यहाँ से हमारा आता है V1/T1 इक्वल टू B2/T2। इसमें स्थिर दाब है और इसमें स्थिर ताप है दोस्तों। ठीक है। अगला नियम आता है दोस्तों गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम इस नियम के अनुसार दोस्तों किसी स्थिर ताप आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का पर दाब उसके परमताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात इसमें क्या कह रहा है, स्थिर आयतन पर। स्थिर आयतन तो उसका जो दाब होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा उसके ताप के। दाब ने P से डिपेंड किया, ताप ने T से डिपेंड किया, तो हमारा निकल के आता है यहाँ से P1/T1 इक्वल टू P2/T2। ठीक है। एक नियम और होता है दोस्तों ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं इसको। इसके नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी गैस का विसरण की दर उसके घनत्व के वर्गमूल के बीच का अनुपाती होती है। ग्राहम के विसरण का नियम। इसमें विसरण की दर कहता है, जो विसरण की दर को दोस्तों हम किससे डिपेंड करते हैं, आप किसी में करिए डायरेक्टली देखिए, विसरण की दर किसके अनुपाती है, गैस के घनत्व के वर्गमूल के बीच का अनुपाती है, अर्थात गैस के घनत्व के वर्गमूल के बीच का अनुपाती है। और दोस्तों इसमें हमारा क्या स्थिर होता है, दाब। लास्ट वाले में क्या होता है हमारा स्थिर दाब। अगला पॉइंट है दोस्तों आदर्श गैस समीकरण। बहुत फेमस चीज है दोस्तों आदर्श गैस समीकरण, केमिस्ट्री में यूजफुल है। ये क्या होता है दोस्तों, PV बराबर NKT, PV बराबर NKT, यहाँ पे P हमारा दाब, V हमारा क्या दोस्तों आयतन, T टेम्परेचर, N मोलों की संख्या, और K एक नई चीज आई है। पहले इसको यहाँ पे हमारा R था, अब K आ गया, तो K का नाम क्या दोस्तों हमारा यहाँ पर, K का नाम है, आप कुछ भी कह सकते हैं, वैसे एक नियतांक है K भी हमारा, तो K का नाम होना जरूरी है, लेकिन इसको वोल्टेज मान नियतांक कहते हैं, और इसका मान 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल/केल्विन होता है। ये जूल/केल्विन से डिपेंड किया जाता है, 1.38 इंटू 10 की पावर 23 जूल/केल्विन। ये तो दोस्तों 23 है।
ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ है आदर्श गैस के दाब का सूत्र। आदर्श गैस के दाब का सूत्र। दाब का सूत्र। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों P बराबर 1/2 रो B बार स्क्वायर, B स्क्वायर बार या B बार स्क्वायर कह सकते हैं। ये हमारा तो सूत्र है, यहाँ पे ये हमारा घनत्व है दोस्तों। सॉरी ये 1/3 होता है, 1/3 नॉट 1/2। दोस्तों जितने फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं इनमें से एक ना एक जरूर हर बार फंसता है, मतलब एनडीए वगैरह, एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में जरूर एक बार आता है। तो ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट बहुत हैं और इनको जरूर याद करके जाना, लर्न करके जरूर जाना है। और इन पर सवाल भी हम देखेंगे बाद में, जो किस टाइप से सवाल आते हैं वो भी हम चेक करेंगे दोस्तों। अगला दोस्तों गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। गैसों के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग। ये क्या होता है दोस्तों? जो गैस के अणु होते हैं वो गति करते हैं दोस्तों, तो उनकी गति के वर्ग के माध्य के, गैसों की विभिन्न अणुओं की गति के वर्ग के माध्य के, मतलब वर्ग के दोनों कुछ वर्ग का जो माध्य होता है उसके वर्गमूल का कोई हम गैस के वर्ग अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा नाम है दोस्तों वैसे इसकी डेफिनेशन भी है। तो इसका फॉर्मूला होता है VR ms = 3kT/m। ये पूरा अंडर रूट में, क्योंकि हमारा दोस्तों अभी जो नियतांक आया था वो T टेम्परेचर और M कुल मोलों की संख्या, पूरे द्रव्यमान मान लीजिए एक टब से। अगली चीज़ दोस्तों हमारी इसमें आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो या गादो भी कह सकते हैं कुछ लोग। आवोगाद्रो का नियम, यदि किसी गैस का दाब और ताप समान है दोस्तों, दो प्रकार की गैस हैं उनका दाब और ताप दोनों का समान है, तो उनके स्थिर आयतन में अर्थात नियत आयतन में या बराबर आयतन कह सकते हैं, बराबर आयतन में उनके जो अणु होंगे उनकी संख्या बराबर होगी, अर्थात μ1 बराबर μ2 दोस्तों। जो अणु को हम μ1 μ2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ जगह n1 n2 भी आता है, तो μ1 = μ2। ठीक है दोस्तों, अगला जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा आ रहा है इसमें आवोगाद्रो संख्या। किसी गैस के 1 ग्राम मोल में अणुओं की संख्या को आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आवोगाद्रो संख्या। ठीक है दोस्तों, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखिए। आइए, सॉरी इसका मान कितना होता है वो देखते हैं। 6.0225 × 10⁻23 आवोगाद्रो संख्या म्यू होता है दोस्तों। यहाँ पे हम देखते हैं म्यू का वो मात्रक अगर निकाला जाए तो प्रति ग्राम अणु होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन क्या बताया कि किसी गैस के 1 मोल ग्राम में अणुओं की संख्या, तो प्रति मोल ग्राम हो गया दोस्तों, प्रति मोल ग्राम। ठीक है, अगली चीज आती है दोस्तों स्वतंत्र की कोटि। स्वतंत्र कोटि,
कोई अणु कोई कण जितनी स्वतंत्र गति कर सकता है, अर्थात जितनी तरह से वो अपनी ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, ऊर्जा का हस्तांतरण कर सकता है, उसको स्वतंत्र कोटि कहते हैं, जिसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। और इसका फॉर्मूला होता है F = 3n-r, जहाँ दोस्तों हमारा n कहने का मतलब उसके अणुओं की संख्या और r उसके स्वतंत्र कितने प्रकार से स्वतंत्र वो संबंध है। n अणु अगर किसी निकाय के n अणु आपस में r टाइप से संबंध है तो उनका स्वतंत्र कोटि के फॉर्मूला होगा F = 3n-r। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दूं, किसी एक परमाणुक अणु के लिए ये फॉर्मूला इस चीज़ बताती है एग्जाम में, परमाणुक अणु, इसके लिए क्या आएगा हमारा n = 1 × r = 0, तो F बराबर फॉर्मूला से निकल के आता है हमारा 3। और द्विपरमाणुक अणु के लिए कह सकते हैं n = 2 दोस्तों, r = 1, तो हमारा F निकल के आता है 5। इसी टाइप से दोस्तों F का मान निकल आता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अगली चीज़ है दोस्तों हमारी, मैं लिखो इसको रख कर देता हूँ। प्रत्येक ग्राम मोल में गतिज ऊर्जा जो आंतरिक ऊर्जा होती है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो है बताता हूँ मैं, U = F/2RT। ये प्रत्येक ग्राम में आंतरिक ऊर्जा जो होती है उसके लिए फॉर्मूला है, आंतरिक ऊर्जा, अणु की आंतरिक ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों। अगली चीज़ है दोस्तों हमारी लास्ट इसमें चल रही है हमारे, तो इस नियत आयतन पर गैस की आणविक ऊष्माधारता, नियत आयतन पर गैस की ऊष्माधारिता, इसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देखते हैं दोस्तों। हमने नियत आयतन पर गैस की ऊष्माधारिता को हमने मान लिया क्या, आणविक ऊष्माधारिता CV बराबर, यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लीजिए, आणविक, तो ये हमारी हमने CV मानी। CV के बराबर फॉर्मूला हमारा आता है दोस्तों यहाँ पर F/2/r। इसी प्रकार से दोस्तों नियत आयतन पर गैस की आणविक ऊष्माधारिता नहीं, अब हम करेंगे दाब ऊष्माधारिता जो होती है CP बराबर F/2 + 1 × r। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।